हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पर्यावरण पूरा कंप्लीट देख चुके हैं। अब उसी के क्रम में हम लोग आज आपदा प्रबंधन, कंप्लीट आपदा प्रबंधन, आज इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। जिससे हम लोगों का 10 नंबर का यूपी लेखपाल में जो सिलेबस है वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। जिन भाइयों ने पर्यावरण नहीं देखा है जाके प्ले लिस्ट में ढूंढ लें और पर्यावरण पूरा कंप्लीट कर लें। 7 वीडियो है, ज़्यादा लंबा समय है नहीं। आप लोग अब देख लें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि 10 नंबर आपका पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन से आना है। आज की इस वीडियो में लगभग 30 मिनट की वीडियो रहेगी। कंप्लीट आप आपदा प्रबंधन हम लोग पीपीटी के माध्यम से देख लेंगे। भाई वीडियो अच्छा लगे जिनको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आपदा प्रबंधन। और आपदा प्रबंधन हम लोग देखते हैं क्या है आपदा प्रबंधन। ठीक, आपदा प्रबंधन जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। आपदा एक अचानक होने वाली विनाशकारी घटना है जो किसी समुदाय या समाज के कामकाज को गंभीर रूप से बाधित करती है, जिस जिससे इतनी अधिक मानवीय, भौतिक या पर्यावरणीय क्षति होती है कि समाज अपने संसाधनों का उपयोग करके उससे निपटने में असमर्थ होता। देखिए, अब साधारण लैंग्वेज में समझा जाए, ये तो पीपीटी की लैंग्वेज हो गई। आपदा किसे कहते हैं? कहते हैं भाई मेरे ऊपर बहुत आपदा पड़ गया। मतलब आपदा ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, जो एक्सपेक्ट आप नहीं कर रहे हैं ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए सुनामी आ जाए, बहुत तेज से आंधी पानी आ जाए, तूफान आ जाए, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, बाढ़ आ जाए, यही सब तो है आपदा। और आपदा क्या है? बहुत तेज से चक्रवात आ जाए। जो तटीय एरिया है वहाँ चक्रवात आते रहते हैं। हम लोगों के जो मतलब ऊपरी के एरिया, जो उत्तर प्रदेश का एरिया है, यहाँ तूफान आधी आते रहते हैं। आग लग जाए, यही सब तो आपदा है। ठीक, अब रोकथाम देखते हैं क्या रोकथाम है। समन, तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास के उपायों की योजना बनाने, योजना समन्वय और कार्यान्वयन के सतत एकीकृत प्रक्रिया। क्या है? योजना बनाइए, फिर आयोजन करिए, फिर समन्वय करिए, फिर कार्यान्वयन करिए, फिर सतत एकीकृत प्रक्रिया करिए। मतलब पहले कोई योजना बनाइए। जैसे मान लीजिए आंधी आया तो आधी से पेड़ उड़ गिरेंगे तो आप योजना बनाएंगे पेड़ को कैसे हटाया जाए। फिर उसको आयोजन, लोगों को इकट्ठा करेंगे, समन्वय मतलब प्रयास करेंगे, फिर कार्यान्वयन मतलब क्रिया काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर एक साथ मिलकर उसको हमको सही कर देंगे। हो गया। आपदा का वर्गीकरण देखते हैं। आपदाओं को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक आपदा। अब प्राकृतिक आपदा और मानवीय आपदा। जहाँ प्राकृतिक रहेगा वहाँ मानवीय जरूर रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं क्या क्या हैं? प्राकृतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया। मौसम से संबंधित हो जाएगा चक्रवात, तूफान, लू हो गया। जलवायु से हो जाएगा आपका सूखा, जंगल की आग हो जाएगी। और बायोलॉजिकल, जैविक से होगा आपका, जैसे कोविड-19 आया था, आपको पता है बहुत पहले महामारी चलती थी, कीट हमला होता था, हैजा बीमारी चलती थी। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, अब मानव वाला देख लेते हैं। मानव क्या है? औद्योगिक निर्माण जब करता है मानव तो वहाँ गैस रिसाव हो सकता है, रासायनिक फैलाव हो सकता है। जैसे भोपाल में देखिए 1984 में गैस त्रैसी हुई थी ना मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो ये कह रहा है गैस रिसाव हो सकता है, रासायनिक फैलाव हो सकता है। परमाणु से कहता है परमाणु विस्फोट हो सकता है, विकिरण हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, सड़क जैसे रेल दुर्घटनाएं हो जाती है, सड़क दुर्घटना होती है। जैसे अभी देखिए वहाँ गुजरात में फ्लाइट दुर्घटना हो गई थी। तो ऐसे ये सब मानवीय कारण है। जानबूझकर जैसे आतंकवाद फैल गया, युद्ध और दंगे, ये जानबूझकर होते हैं। अब आपदा प्रबंधन चक्र देख लेते हैं क्या क्या है। यह चक्र 3 प्रमुख चरणों में विभाजित होता है। अब कौन कौन से 3 प्रमुख चरण देखिए। जोखिम न्यूनीकरण, संकट प्रबंधन और पुनर्प्राप्ति। ठीक, पहला क्या है? आपदा पूर्व। देखिए, अब कोई आपदा आने वाली होती है तो मौसम विभाग इसकी जानकारी देता था कि ये आपदा आने वाली थी, तो उसकी हम लोग पहले से तैयारी कर लें। आपदा पूर्व का मतलब कि उसकी तैयारी हम लोग पहले से कर लें, तो वो आपदा पूर्व हो गया। ठीक, एक होता है समन, प्रभाव की गंभीरता को कम करना होता है। ठीक, आपदा पूर्व में देखिए क्या क्या है। पहले रोकथाम है, खतरों को पूरी तरह से खत्म करना, उदाहरण के लिए बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाना। ठीक, फिर समन, प्रभाव को गंभीरता से कम करना। तैयारी, प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना, मतलब जो क्रिया हो रही है उससे पहले तैयारी हम लोग कर लें। जैसे मान लीजिए हो जाए कि अभी खूब तेज से आंधी आने वाली है, तो उससे पहले हम लोग तैयार रहें, अपने घर में घुस जाएं, घर के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, जिससे जान माल की नुकसान कम होगी। अच्छा लीजिए आपदा के दौरान, पहले तो होता है ये आपदा पूर्व हो गया, ये पूछता है आपदा प्रबंधन चक्र। आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के बाद। ठीक, सबसे अच्छा कौन सा होता है? सबसे अच्छा आपदा पूर्व होगा। आपदा के दौरान वाला कुछ हद तक ठीक रहेगा, आपदा के बाद वाला क्या ठीक रहेगा? जो चीज़ होना हो गया, अब उसको आप धीरे धीरे हटाते रहिए। फेज 2 क्या है? आपदा के दौरान प्रतिक्रिया क्या है? संकट के समय तत्काल कार्रवाई, खोज और बचाव, प्राथमिक चिकित्सा। अब यही तो होता है जब आपदा पूर्व, मान लीजिए आपदा आ गई तो उसके बाद वहाँ दवा पहुँचाइए, खाद्य सामग्री पहुँचाइए, लोगों को हटाइए, निकालिए। राहत क्या है? पीड़ित को भोजन, पानी, आश्रय प्रदान करना। आपदा के बाद क्या है? पुनर्प्राप्ति, रिकवरी क्या होता है? बुनियादी सेवाओं की बहाली। ठीक, पुनर्प्रवास क्या होता है? दीर्घकालिक सहायता, आवास और जीविका देना उनको।
और पुनर्निर्माण क्या होता है? बुनियादी ढांचे को पहले से बेहतर बनाना। ठीक। अब खतरा, हैजार्ड एंड आपदा, डिजास्टर क्या है? खतरा क्या होता है और डिजास्टर आपदा क्या होती है, ये देखते हैं। खतरा है एक ऐसी स्थिति या घटना जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो, जैसे नदी में बाढ़ का हुआ जलस्तर, फॉल्ट लाइन में स्थिति शहरी है, खतरा हो गया। आपदा क्या है? जब खतरा किसी कमजोर समुदाय से टकराता है और जान माल का इतना नुकसान होता है कि समुदाय अपनी क्षमता उसे निपट ना सके। जैसे मान लीजिए अब आपदा, अगर वो चक्रवात आ रहा है तो चक्रवात समुद्र में आता है, लेकिन जो ये टकराता जब है तो ये अपने तटीय एरिया से टकराता है। तो तटीय एरिया भाई चक्रवात से तो कमजोरे है ना, जब उससे जब टकराता है तो इसी को आपदा कहते हैं। फिर देखते हैं सुविधा क्या है? किसी समुदाय की वह कमी जिसके कारण वे आपदा से प्रभावित होते हैं, जैसे कच्चा मकान, गरीबी, जागरूकता की कमी। भारत में आपदा प्रबंधन ढांचा क्या है? कानूनी आधार क्या है? आपदा प्रबंधन अधिनियम, देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन पूछेगा, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो 2005 में आया। कब आया? 2005 में आया। त्रिस्तरीय संरचना क्या है? राष्ट्रीय भी होता है, राज्य के स्तर पर भी होता है और जिला स्तर पर भी होता है। राष्ट्र, देखिए राष्ट्र में प्रधानमंत्री जी हैं, राज्य में मुख्यमंत्री जी हैं और जिला स्तर पर डीएम साहब रहेंगे। तो नीतियां बनाना, योजना स्वीकृत करना, ये प्रधानमंत्री का काम होता है राष्ट्रीय पे। राज्य में मुख्यमंत्री का काम होता है और डीएम जिला पे काम करते हैं, जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करते हैं। अन्य प्रमुख संस्थाएं क्या हैं? एनडीआरएफ, देखिए अभी एनडीआरएफ जो है, एनआईडीएम जो है, एनईसी है। देखते हैं ना आप लोग, भगवा कलर का ड्रेस पहन के जब कहीं आपदा आ जाती है लोग पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए, ये टीम का गठन किया जाता है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पूछ सकता है लोगों को, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कहते हैं। एनडीआईएम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थाएं हैं, एनएससी राष्ट्रीय कार्य समितियां हैं। ठीक। विशेष बल जो बचाव कार्य करते हैं उसे एनडीआरएफ कहते हैं। एनआईडीएम किसे कहते हैं? ट्रेनिंग और रिसर्च जो होता है उसे एनआईडीएम कहते हैं। एनईसी क्या होता है? गृह सचिव की अध्यक्षता में समन्वय करती है। अब नोडल मंत्रालय देख लेते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे आपदा प्रबंधन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका पेज है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा और 100% मिलेगा। लिख के ले लीजिए आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा, यही 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनेगा। देख लीजिए, पूछता है कि कोई आपदा के लिए जिम्मेदार कौन है? तो जो प्राकृतिक आपदाएं थी जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, मानव निर्मित आपदाएं, तो इसके लिए गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है? गृह मंत्रालय, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सूखा, सूखा कहाँ पड़ता है? कृषि में, तो कृषि मंत्रालय। महामारी कहाँ पड़ता है? स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य पे ही तो दिक्कत करती है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय। रासायनिक आपदाएं जो होती हैं वो रसायन के द्वारा होती हैं और वो पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, तो पर्यावरण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय। परमाणु दुर्घटना, परमाणु मंत्रालय। पूछा देगा कोई इसी में, विमान दुर्घटना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। रेल दुर्घटना, रेल मंत्रालय। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न के लिए कौन से नोडल मंत्रालय जिम्मेदार है, तो आप लोग टिक कर लेंगे यहाँ से। एक बार और देख लेते हैं। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके लिए हमेशा गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। सूखा, कृषि, महामारी तो आपका स्वास्थ्य, रासायनिक आपदा, पर्यावरण, परमाणु दुर्घटना, परमाणु मंत्रालय, विमान मंत्रालय, रेल दुर्घटना, रेल मंत्रालय। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा किसे कहते हैं? ये रूपरेखाएं संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सम्मेलनों का परिणाम है। जैसे याकोहोम रणनीति क्या थी? 1994, ये भी इंपॉर्टेंट है। याकोहोम रणनीति कब आया था? 1994 में, पूछ लेगा आपको। तो इसे याकोहोम जापान में, एक मिनट, हाँ, इसे याकोहोम जापान प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। मुख्य फोकस क्या है? यह आपदा के बाद प्रतिक्रिया का दृष्टिकोण से आपदा पूर्व तैयार और रोकथाम की और बदलाव के प्रतीक था। ठीक, मुख्य फोकस इसमें क्या था? आपदाओं को कम करने के लिए पर्यावरण की रक्षा एवं महत्व पर जोर देना था। ठीक है क्या? यह आपदा प्रबंधन के लिए पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निर्देशन था। कहते हैं ओग्रो फ्रेमवर्क क्या है? ओग्रो विषय क्या थी? आपदाओं के प्रति राष्ट्र और समुदाय की सहन क्षमता, रिलायंस का निर्माण करना था। कॉन्टेक्स्ट क्या था? 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी के बाद अपनाया गया था। ऑब्जेक्ट क्या था? 2015 तक आपदा होने वाले नुकसान की भारी कमी लाना। और स्टडी गोल क्या था? सतत विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, DRR का एकीकरण करना। ठीक है। सेंडई फ्रेमवर्क क्या है? 2015 से 2030 तक आया था। क्या है स्थिति इसकी? क्या थी? वर्तमान में लागू होग्रो फ्रेमवर्क का उत्तराधिकारी है। नेचर क्या है, कैसी है इसकी? यह एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है। प्राइमरी गोल इसका क्या था? आपदा जोखिम और जीवन आजीविका तथा स्वास्थ्य के नुकसान को काफ़ी हद तक कम करना था। और सेंडई फ्रेमवर्क 4 प्राथमिक स्तर इसके होते हैं। कौन कौन सा? आपदा जोखिम को समझाना, आपदा जोखिम गवर्नेंस,
आपदा जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयार बढ़ाना। ठीक, कानूनों का समन्वय होता है आपदा जोखिम में, निजी निवेश होता है, बुनियादी ढांचे में सुधार होता है। अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, बहुत ये तो अभी आपको बताया, आपदा प्रबंधन 2005 में, और संशोधन इसका 2024 में हुआ था। पूछेगा आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, तो 2024 में। क्या है, यह अधिनियम 2004 में हिंद महासागर सुनामी के पृष्ठभूमि में तैयार किया गया था। 2005 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, उसके लिए तैयार किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके दो भाग हैं। पहला पुराना राहत, पहला क्या है, पुराना राहत केंद्रीय दृष्टिकोण, दूसरा क्या है, नया समग्र दृष्टिकोण। ट्रिगर इवेंट क्या है, तत्कालिक कारण क्या है, 26 नवंबर 2004 में जो भूकंप आया था, और अधिनियम तिथि क्या है, 2005, तो हम लोग देख चुके हैं। आगे नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय जिम्मेदार होता है। देखते हैं नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर देखते हैं क्या है। एनडीएमए क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फुल फॉर्म हो गया, फुल फॉर्म तो हम लोग देख चुके हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सेक्शन 3 धारा 3 में है, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। जब राष्ट्रीय तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होंगे, और सेक्शन 3 में अध्यक्ष पीएम के अलावा इसमें 9 अन्य सदस्य हो सकते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया करते हैं। कार्य क्या है इनका, आपदा प्रबंधन पर नीतियाँ बनाना और राष्ट्रीय योजना की मंजूरी देना, राज्य प्राधिकरण को निर्देशन देना। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का है, राष्ट्रीय कार्य समिति क्या होती है, यह समिति प्रशासनिक और कार्यान्वयन और एनडीएमए की सहायता करती है। धारा 8 में है, अध्यक्ष इसके जो होते हैं केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। कार्य इनका क्या है, एनडीएमए के कार्यों में सहायता करना, राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन का समन्वय करना, निगरानी करना, सभी सरकारी स्तरों पर तैयारी और मूल्यांकन करना। अब स्टेट लेवल देख लेते हैं कि राज्य स्तर पर क्या है। अब केंद्र हम लोग देखें सेम स्टेट पे, और जहाँ मुख्यमंत्री, जहाँ प्रधानमंत्री तो वहाँ मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे। तो स्टेट में तो जो हम लोगों का है, एसडीएम में चलता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, धारा 14 में बताया गया, इसमें सेक्शन 14 में बताया गया, क्या बताया गया है, ये सब 2000 जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2005 में आया था उसकी धाराएं हैं। ठीक है, 3 देख लिए हम लोग, धारा 14 देखते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, उपराज्यपाल एलजी प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। सदस्य इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री द्वारा अधिकतम 8 सदस्य, देखिए उसमें प्रधानमंत्री द्वारा 9 सदस्य, इसमें 8 सदस्य हैं, ऐसे याद किया जाता है, कोरिलेट करिए एक दूसरे से। तो राज्य आपदा प्रबंधन नीति बनाना, राज्य योजना को मंजूरी देना, एनडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। राज्य कार्यवाही समिति क्या है, केंद्र में एनईसी के तहत राज्यों में योजनाओं को लागू करने के लिए एसईएस को होता है, धारा 20 में बताया गया है। राज्य मुख्य सचिव होते हैं, कार्य इनका क्या है, राज्य और राज्य योजना को लागू करना, राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए समन्वय और निगरानी करना, जिला प्राधिकरण को तकनीकी सहायता प्रदान करना। आगे देखते हैं जिला स्तर पर क्या है। अब यहाँ डीएम हो जाएंगे, जहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर थे केंद्र में, राज्य में मुख्यमंत्री हुए, यहाँ आप डीएम हो जाएंगे राज्य में। फुल फॉर्म जिला आपदा प्रबंधन, डीडीएम में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 25 धारा 25 देखिए, धारा 3, धारा 14, धारा 25 ऐसे याद करिएगा। 3 में केंद्र, 14 में राज्य और 25 में डीएम, जिला वाला। जिला कलेक्टर हो गया। 7 से जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नोट देखिए, छठी अनुसूची, हम लोग 8 अनुसूचियाँ हैं, तो छठी अनुसूची में क्या बताया गया है, आदिवासी इलाकों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर को चेयरमैन होता है। ठीक है, अब कार्य इनके क्या क्या हैं, जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना, राष्ट्रीय और राज्य नीतियों को योजना का कार्यान्वयन, जमीनी स्तर पर जाकर उसको लागू करवाना, जिले में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित करना, यह डीएम का काम होता है। ठीक है, अब पार्ट 2 देख लेते हैं, अधिनियम संरचना 2005 का पार्ट 2 हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम में कुल 11 अध्यक्ष और 79 धाराएं हैं। आपसे पूछेगा कि जो अधिनियम संरचना 2005 का है उसमें कितनी धाराएं हैं, तो 79 धाराएं कुल हैं। कितनी धाराएं हैं, 79 धाराएं। कितने अध्यक्ष हैं, 11 अध्यक्ष हैं। अब धारा 1 क्या है, नाम और विस्तार है। धारा 2 क्या है, परिभाषा। देखिए ये सब में धारा 1 नाम और विस्तार, और धारा 2 में परिभाषा। अब परिभाषा, नाम और विस्तार पूरे भारत में होता है, पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं करेगी, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है 2019 के बाद से। ठीक, परिभाषा क्या है, इसमें आपदा की परिभाषा दी गई है, कोई भी ऐसा घटना प्राकृतिक या मानव निर्मित जिससे जान माल का भारी नुकसान हो और जिससे निपटने के लिए स्थानीय समुदाय सक्षम ना हो, इसी को हम लोग इस परिभाषा में रखे हैं। तीसरा क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। धारा 3 क्या बताता है हम लोगों का, धारा 3 बताता है केंद्र सरकार एनडीएमए का गठन करेगी, अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा, धारा 3 में है। ठीक, सेक्शन 6 क्या बताता है, शक्तियों का कार्य बताता है, आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ योजना बनाना और निर्देशित करना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, धारा 3 पूछेगा आपसे। धारा 1 और धारा 2 भी इंपॉर्टेंट है, नाम और विस्तार और परिभाषा। 1 में नाम और विस्तार है, 2 में परिभाषा, 3 में पीएम है।
राष्ट्रीय आपदा वाला है। अब धारा 3 देखिए, अध्याय 3, ये अध्याय 2 था, अध्याय 2 का धारा 3 था। अब अध्याय 3 का धारा हम लोग 14 देखते हैं। अभी जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए उसी का है। देखिए अब इसमें एसडीएम में आ गया, मतलब राज्य के स्तर पर आ गए, ठीक है। और धारा 18 में शक्तियाँ और कार्य बताया गया है। अब अध्याय 4 में आपका धारा 25 आ जाएगा, डीएम साहब आ जाएंगे, तो ये जिला स्तर पर हो जाएगा। शक्तियाँ इनकी कार्य धारा 30 में बताया गया है, ये हम लोग ऊपर देख चुके हैं। अब अध्याय 5 हम लोग शुरू करते हैं, सरकार द्वारा उपाय। कोई उपाय तो किया जाएगा भाई, जब आपदा आएगा तो कोई उपाय किया जाएगा, बताया जाएगा कि लोग ऐसे ऐसे बचें, ऐसे ऐसे बच सकते हैं। तो सेक्शन ये 35 से 40 तक है, मंत्रालयों की जिम्मेदारी होती है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों जैसे गृह स्वास्थ्य रक्षा मंत्रालय को आपदा के समय क्या कदम उठाने हैं, धारा 35 से 40 में बताया गया। चैप्टर 6 अध्याय देखते हैं, स्थानीय निकाय है। धारा 41 क्या कहता है, स्थानीय निकायों का कार्य नगर पालिकाओं और पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दें और राहत कार्यों को संभालें। ये चैप्टर 6 में बताया गया है। अब अध्याय हम लोग 7 देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान क्या है। धारा 42 एनडीआईएमए का गठन होता है। यह संस्थान आपदा प्रबंधन पर रिसर्च, शोध और ट्रेनिंग प्रशिक्षण का देने का काम करती है। अब अध्याय 8 क्या है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ठीक, धारा 44 से 45 में है, इसमें रेस्क्यू का काम कराया जाता है। अब अध्याय 9 हम लोग देखते हैं, वित्त खाते का ऑडिट देखते हैं। सेक्शन 46 में आता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। ये नहीं याद करना कि किस अध्याय के अंतर्गत क्या आता है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कि धारा 8 के अध्याय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन है, 9 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष है, 10 में अपराध और सजा है, अध्याय 10 में अपराध और सजा है। किस धारा में ये मत देखिए। जैसे मान लीजिए आप गए, कोई रुकावट डाल रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा है, तो उसके लिए किसी अधिकारी के काम में बाधा डालना या सरकार के आदेश ना मानना, 1 साल की जेल या 2 साल की जेल हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है। जुर्माना और जेल इंपॉर्टेंट होता है। धारा 52 में क्या कहा है, झूठा दावा करना, यहाँ आपको 2 साल की जेल हो सकती है। 53 क्या कहा है, सामग्री को गबन या दुरुपयोग करना, यहाँ आपको 2 साल की सज़ा हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। झूठी अफवाह फैलाने में आपको 1 साल सज़ा हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 55 क्या कहता है, विभागों द्वारा अपराध, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एचओडी जो होता है वो जिम्मेदार, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है वो जिम्मेदार माना जाएगा, विभाग द्वारा अपराध किया गया। 56 क्या कहता है, अधिकारी का ड्यूटी से भागना, तो उसमें 1 साल की सज़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मिसलिनियस हम लोग देखते हैं, अध्याय विविध थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन देख लेते हैं। सेक्शन 72 क्या कहता है, इस एक्ट के नियम बाकी कानूनों के से ऊपर माने जाएंगे, यानी आपदा के समय यह कानून सबसे पहले माना जाएगा, ठीक है। 72 कहता है जो कौन सा, सर्वोपरि प्रभाव वाला। 73 क्या कहता है, सद्भावनापूर्ण कार्रवाई का संरक्षण। अगर कोई अधिकारी अच्छी नीयत से काम कर रहा है, उससे अनजाने में गलती हो जाए तो उसे इस केस में नहीं माना जा सकता, उसे इस केस में नहीं माना जा, उस पर केस नहीं माना जा सकता, मतलब उस पर केस नहीं हो सकता। जैसे देखिए 13 लोग समझते हैं, मान लीजिए भूकंप आया, मकान ढह गया, मकान के नीचे लोग दबे हुए हैं। अब जो अधिकारी आया वो मलबा जेसीबी से हटवा रहा है। अब जेसीबी से हटवाते हटवाते जेसीबी के नीचे कोई बच्चा आ जाता है, ठीक, और मर जाता है। तो उसमें अधिकारी की नीयत उस बच्चे को बचाने की थी, ना कि बच्चे को मारने की थी, तो अधिकारी इसमें दोषी नहीं होगा। जब आपकी नीयत ना हो और कोई काम से हो जाए तो वहाँ अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। अब 2005 एक्ट का मुख्य धाराओं का सारांश देख लेते हैं। एक प्रारंभिक क्या है, नाम और विस्तार, सेम वही चीज़ जो बार बार आया है, हम लोग बार बार देखें। दूसरा स्तर क्या है, एनडीएमए के कार्य शक्तियाँ देख रहे हैं, राज्य स्तर, स्टेट लेवल तीसरा स्तर है, चौथा जिला स्तर है, 5वां बाल और संस्थान है, 6वां वित्तीय व्यवस्था है, 7वां अपराध और सजा है, 8वां मिसलिनियस विविध हम लोग देख ही लिए हैं। अब तुलनात्मक विश्लेषण देख रहे हैं। तुलनात्मक विश्लेषण क्या है, 2004 से 2005-2014 संशोधन, जो संशोधन है उसको देखते हैं। पहला, शहरी आपदा प्रबंधन 2005 के एक्ट में शहरों के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, जबकि 2024 के बिल राज्य की राजधानी और नगर निगमों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाने का अनिवार्य करता है ताकि शहरी खतरों से निपटा जा सके। देखिए 2005 में ग्रामीण और शहरी विभाग में बटा नहीं था, लेकिन 2024 में जो आया उसमें ग्रामीण और शहरी को अलग कर दिया गया है, ठीक। दूसरा देखते हैं, दूसरा योजना निर्माण। पहले योजना बनाने का काम कार्यकारी समिति का था, लेकिन 2024 के बिल में जिम्मेदारी सीधे प्राधिकरणों एनडीएमए और एसडीएमए को दी गई ताकि यह प्रक्रिया सरल और तेजी से हो सके। एनडीएमए मतलब केंद्र सरकार, एसडीएमए राज्य सरकार। वैधानिक दर्जा क्या है, 2024 तक बिल राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति एनसीएमसी और उच्च स्तरीय एचएलसी के कानूनी दर्जा देता था, जिनका जिक्र 2005 के एक्ट में नहीं था। अब आपदा डेटाबेस देख लेते हैं। 2005 के एक्ट में डेटा का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि 2024 के बिल राष्ट्रीय और राज्य आपदा डेटाबेस बनाना का अनिवार्य करता है ताकि दंड, फंड और संसाधन का सही हिसाब रखा जा सके, ठीक है। अब राज्य आपदा मोचन के बल क्या है,
2005 के एक्ट में राज्यों के लिए अपनी फोर्स एसडीआरएफ बनाना वैकल्पिक था, लेकिन 2024 के बिल में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब हर राज्य अपना एसडीआरएफ बनाए, क्योंकि ये 2005 में आया था, तो आप अपना एसडीआरएफ बनाए या ना बनाए कोई मतलब नहीं था, लेकिन 2024 में जो संशोधन है उसमें कहा गया कि अब आपको एसडीआरएफ टीम बनाना अनिवार्य है। ठीक, अब फंड कोष देख लेते हैं। फंड कोष क्या है? पहला, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एनडीआरएफ, सेक्शन 46 केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित गंभीर प्राकृतिक आपदा के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपदा आने से पहले इसके लिए भी फंड तैयार किया जाता है, जोखिम कम करने वाले परियोजनाओं के लिए। ठीक है, राज्यों के पास उपलब्ध प्राथमिक फंड केंद्र योगदान समन्वय राज्यों में 75% और पहाड़ पूर्वोत्तर राज्यों में 90% है। ठीक, स्टेट डिजास्टर जो रिस्पॉन्स फंड है उसके लिए बताया गया है। अब एनसीएमसी में क्या है? इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं या गंभीर आपदाओं के समन्वय का शीर्ष समिति है। ठीक, एचएलसी क्या है? इसका अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। एचएलसी का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है या राष्ट्रीय कोष राज्यों में पैसा देने को मंजूरी देता है। अब महत्वपूर्ण समितियां देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से समितियों से क्वेश्चन आपका बन सकता है। जेसी पंत कमेटी 1999 में आया था। कब आया था? 1999 में। उच्च अधिकार प्राप्त समिति था। बैकग्राउंड क्या था? 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और लातूर भूकंप 1993 के बाद सरकार को लगा कि मौजूदा व्यवस्था काफ़ी नहीं है। ठीक है, पूछेगा 1999 में उड़ीसा में जो महाचक्रवात कब आया था? तो 1999 में। पूछेगा लातूर भूकंप आया था? तो 1993 में। गठन अगस्त 1999 में केंद्र सरकार ने जेसी पंत की अध्यक्षता में किया। प्रमुख सिफारिश क्या थी? समिति ने कहा कि हमें सिर्फ बाढ़ या सूखे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि मानव निर्मित आपदाओं जैसे औद्योगिक दुर्घटनाओं, जैविक हमले आदि को भी शामिल करना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ बताया। अगला क्या है? इसने सुझाव दिया कि आपदा प्रबंधन को कृषि मंत्रालय से हटाकर एक विशेष ढांचे में तहत लाया जाए, जिसे इसकी आपदा प्रबंधन भाग को गृह मंत्रालय में शिफ्ट किया गया है। ठीक, ये भी सही है। कल्चर ऑफ प्रिवेंशन में क्या है? राहत बांटने की जगह आपदा रोकने की संस्कृति का विकास कीजिए। बहुत अच्छी चीज़, देखिए ये बहुत अच्छा चीज़ है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पर हम लोग 2 मिनट बातें करेंगे। क्या कहा गया? राहत बांटने की, अगर मान लीजिए कहीं भूकंप आया तो वहाँ भूजा बांटने से अच्छा है कि हम लोग पहले से इंतजाम करें कि वहाँ भूकंप आए ना, वहाँ को मकान हो, भूकंप रोधी मकान बनाए जाएँ, तो भाई नौबत ही नहीं आएगी ना। अब देखिए बात करते हैं, जैसे अभी चुनाव हुआ है, हर राज्य के मुख्यमंत्री ने जहाँ जहाँ चुनाव था कहते हैं हम महिलाओं को ये देंगे, लड़कियों को ये देंगे और किसान को ये देंगे, किसान को फलाना देंगे, धमाका देंगे। तो आप कहाँ से देंगे? बजट से ही तो देंगे उनको। बजट हम लोगों के जेब से तो जाता है, जो हम लोग टैक्स पे करते हैं वहीं से तो बजट जाता है भाई इन लोगों के पास। अब उस बजट को इंफ्रास्ट्रक्चर पे ना खर्च करके आप लोगों को वो पर्सनली मदद कर रहे हैं। आपको 100 रुपया लीजिए, आप 200 रुपया लीजिए। अरे भाई उसी पैसे से रोड बनाइए, सड़क बनाइए, स्विमिंग पूल बनाइए, तालाब को निर्माण करवाइए, लोगों को रोजगार दीजिए, संसाधन मुहैया कराइए। ये होता है, यहाँ से आपको दिखता है क्या डेवलपमेंट दिखता है। जब यहाँ लेकिन लोगों की मानसिकता ये कि मुझे पर्सनली क्या मिला। कोई पुल बन रहा है तो कहेंगे लोग पुल बनना तो मुझे क्या उससे लाभ है। अरे भाई पुल बनना तुम्ही को लाभ है, तुम्ही उससे आओ जाओगे। मंत्री सरकार से एक बार गए आए, बार बार हम ही तो लोगों को जाना आना है। तो यहाँ व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है, सामाजिक नहीं। देखिए सामाजिक लाभ होना चाहिए, समाज के लिए कुछ करिए। इससे सरकार को होना चाहिए कि अगर मैं जीता तो मैं एक पुल बनवाऊंगा, मैं जीता तो यहाँ 5 लेन रोड बनवाऊंगा, मैं जीता तो यहाँ जंगल पेड़ पौधे लगवाऊंगा, यहाँ वृक्षों का निर्माण करूँगा, मैं जीता तो घर का निर्माण करवाऊंगा, मैं जीता तो आवास का निर्माण करूँगा। ये होना चाहिए, या ऐसे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन लोग देखते हैं कि अगर हमारा पर्सनल लाभ है चलो वोट दे देते हैं। ऐसे ही चुनाव जीतते हैं आजकल के लोग कि हम आपको 100 रुपया देंगे, आपके अकाउंट में 5,000 भेज देंगे, आपके अकाउंट में 10,000 भेज देंगे। ये चुनाव का मुद्दा बन जाता है। अब की पॉइंट क्या है? यह पहली समिति थी जिसने भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित राष्ट्रीय योजना की नींव रखी। अब 5 ईयर प्लान क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना महत्व भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब आपदा प्रबंधन पर एक अलग अध्याय लिखा गया। इससे पहले से केवल कृषि या सिंचाई का हिस्सा माना जाता था। ठीक है, मूल विचार क्या है? शमन के बिना विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। उदाहरण क्या है? अगर आप स्कूल जाते हैं विकास है, लेकिन वह भूकंप से गिर जाता है तो आपदा है, तो वह पैसा बर्बाद है। इसलिए विकास योजना में ही आपदा सुरक्षा को शामिल होगा। यह पहले मैंने आपको बताया ना, मकान ही आप भूकंप रोधी बनवा दीजिए, भूकंप आने गिरेगा। तो आप लोग बनाते उसीलिए हैं कि गिरेगा तो फिर से बजट आएगा, फिर से पास है, सब लोग खाएंगे। अब प्रमुख बदलाव क्या है? सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रोजेक्ट पास करते समय जरूरी करें। फंड का इस्तेमाल केवल राहत के लिए नहीं बल्कि तैयारी और बचाव के लिए भी किया जाए। बहुत अच्छी चीज़ है। अब 12वां वित्त आयोग देख लेते हैं। अध्यक्ष सी रंगराजन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 12वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन है। वित्त आयोग वह तय करता है जो केंद्र और राज्य के बीच टैक्स का पैसे का
बंटवारा 12वें वित्त आयोग को आपदा प्रबंधन की वित्तीय ढांचा मजबूत किया गया। प्रमुख सिफारिश क्या थी? इसने क्लाइमेटी रिफिल फंड सीआरपीएफ और नेशनल क्लाइमेटी कॉन्टिजेंसी फंड एनसीसीएफ की व्यवस्था को जारी रखना और मजबूत करने की सिफारिश की, जिसके बाद डीएम एक्ट 2005 के तहत एसडीएफ और एनडीआरएफ बदला गया। ठीक, फंडिंग पैटर्न क्या है? इसने सिफारिश की कि आपदा राहत फंड केंद्र और राज्य का हिस्सा 75 और 25 का होगा। समान राज्यों के लिए 90 और 10, विशेष पहाड़ी राज्यों के लिए जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन लोगों के लिए 75 और 90 और 10 का है। लेकिन जो जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल के लिए 75 और 25 का है। इसने दुर्लभ गंभीरता की आपदा के लिए केंद्र सरकार के लिए विशेष मदद का प्रावधान सुनिश्चित किया है। ठीक है, 15वां फाइनेंशियल कमीशन वित्तीय बदलाव देखते हैं क्या है। एनके सिंह थे, 21 से 26 तक भी कौन है? एनके सिंह जी हैं। 15 वित्त आयोग कदे पूछे कौन है, तो एनके सिंह है। आपदा प्रबंधन फंड के ढांचे में बदला गया। अब फंड का विभाजन ऐसे होता, कैसे? एनडीएम एसडीएम में और एनडीआरएफ एसडीआरएफ में सामान कोष 20% और राहत कोष 80% होता है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले सारा पैसा केवल राहत पर खर्च होता था। अब बचाव शमन के लिए 20% अलग से रखना अनिवार्य है। पहला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। स्थापना वर्ष क्या है? मूल रूप से 1995 में एनसीडीएम के मूल के रूप में स्थापित था। 2003 में इसका नाम बदलकर एनआईडीएम कर दिया गया और इसे उन्नत किया गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। मंत्रालय कौन है? गृह मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। पीछे का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, गृह मंत्रालय है। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? यह आपदा नीतियों पर सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ट्रेनिंग प्रशासनिक अधिकारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और संचालित करना। पालिका पिछली आपदाओं का दस्तावेजीकरण करना ताकि उसे सीखा जा सके। ठीक है, नेटवर्क क्या है? यह विश्व भर में अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करता है। आगे देखते हैं, भारत में मौसम विज्ञान स्थापना में पूछेगा आपको। मौसम विज्ञान स्थापना कब? तो 1875 में। मंत्रालय कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ठीक, न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। और की फंक्शन मुख्य कार्य क्या इसका है? यह मौसम संबंधित टिप्पणियों और भूकंप विज्ञान के लिए प्रमुख एजेंसी है, नोडल एजेंसी जो इसका है। फॉरकास्टिंग क्या है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात, हीट वेव और भारी वर्षा के लिए चेतावनी जारी करता है। रेड आया तो बहुत खतरा है, ऑरेंज आया तो हल्का खतरा है, येलो आया तो हल्का उससे, ग्रीन आया तो नहीं खतरा है। ठीक, यह मौसम की गंभीरता को दर्शाने के लिए रंग कोडेड प्रणाली का उपयोग करता है। एग्रीकल्चर क्या है? मानसून का पूर्वानुमान प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड फसल योजना इसी के तहत आती है। अब केंद्रीय जल आयोग कब है? 1945 में। मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय न्यू दिल्ली में। देखिए सबका मुख्यालय न्यू दिल्ली ही है। यहाँ मौसम विज्ञान का मुख्यालय न्यू दिल्ली है, जल मंत्रालय का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। यह भारत में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नोडल एजेंसी है। यह लगभग 175 से अधिक बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का प्रबंधन करती है। यह बताता है कि बाढ़ कब आएगा कब नहीं आएगा। डैम सेफ्टी क्या है? देश भर में प्रमुख बांधों की सुरक्षा और जल स्तर की निगरानी करता है। और टेक्नोलॉजी सपोर्ट क्या? राज्य सरकार के नदी प्रबंधन और कटाव नियंत्रण पर सलाह देता है। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र क्या है? 1999 मंत्रालय, इसका हैदराबाद में है। देखिए मौसम का और जल का आपका दिल्ली में है और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना का हैदराबाद में। हैदराबाद में क्यों है? क्योंकि ये तटीय राज्यों में आता है, तो तटीय राज्य वहाँ से नजदीक पड़ता है, इसलिए हैदराबाद में। ठीक, तेलंगाना हैदराबाद में। सुनामी चेतावनी क्या है? 2007 में 2004 तक सुनामी के बाद भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWS का स्थापना की गई। यह 24 घंटे निगरानी करता है। ठीक है, ओशन स्टेट फॉरकास्ट मछुआरे और तटीय आबादी की सुरक्षा के लिए ऊंची लहरों और तूफानी लहरों का पूर्वानुमान लगाता है। GSI क्या है और DGRE क्या है? GSI है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या एक भूस्खलन के लिए नोडल एजेंसी, मंत्रालय खनन मंत्रालय। ठीक है, और DGRA क्या है? या DRDO की लैब पहले SASE कहते हैं या हिमस्खलन के लिए नोडल एजेंसी है। अब देखते हैं मेजर डिजास्टर इन इंडिया। भारत की प्रमुख आपदाएं और क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए भूकंप, भारत में 61% भूकंप संभावित है। जोन 5 में आता है और जोन 2 में। सबसे खतरनाक जोन 5 होता है, सबसे कम खतरनाक 2 होता है। हिमालय, पूर्वोत्तर भारत, कच्छ, गुजरात ये सब जोन 5 में आते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा है भूकंप का। ठीक, पठारी एरिया में जैसे मिट्टी मजबूत होती है तो वहाँ भूकंप उतना नहीं आता, तो ये कम खतरा वाले हैं। पठारी एरिया जैसे हम लोग दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ कम खतरा होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, गुजरात हो गया, यूपी का ऊपरी वाला हिस्सा हो गया, पश्चिम बंगाल का ऊपरी हिस्सा हो गया, यहाँ भूकंप ज़्यादा आता है। तो ये जोन 5 में है।
अब बाढ़ देख लेते हैं। देश भर में 12% क्षेत्र प्रभावित हैं। मुख्य नदियाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बाढ़ लाती हैं। सूखा वाला क्षेत्र देख लेते हैं, 68% खेती योग्य भूमि प्रभावित है। चक्रवात देखते हैं तो तटीय क्षेत्र % तटरेखा वाले राज्य, जो हमने आपको बताया तटरेखा जो नीचे वाले ऐसे होते हैं, ये राज्य जो यहाँ पे हैं 9 राज्य ये जिम्मेदार होते हैं, मतलब यहाँ ज़्यादा होती है 68%, यहाँ चक्रवात 76% रहता है। नई चुनौतियाँ और समाधान क्या है, चुनौतियाँ और समाधान देख लेते हैं, मतलब चैलेंजेस और सोल्यूशन। शहरी बाढ़, नालों का जाम होना, कंक्रीट जंगल, दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु के जैसे जैसे मान लीजिए क्या होता है, पानी बारिश हुई और नाले सीवर जाम हो गया, भाई वहाँ बाढ़ की समस्या, पानी भरा हो जाता है। अब जलवायु परिवर्तन क्या है, आपदा की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल, हीट वेव बढ़ रहा है तो ग्लेशियर पिघलने इससे बाढ़ हो जाता है। समन्वय की कमी क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच कभी कभी तालमेल की कमी होती है। कभी केंद्र कुछ करता है, जहाँ मान लीजिए केंद्र में अगर बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है तो उनका जो रिलेशन है सही रहेगा, लेकिन अगर केंद्र में कोई और राज्य में कोई पार्टी है तो उनका समन्वय कभी कभी ठीक नहीं होता है। अब सोल्यूशन क्या है, आपदा मित्र है, सामुदायिक स्वयंसेवक को ट्रेन कराना, क्योंकि समुदाय ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। तकनीक क्या है, तकनीक अच्छा होना चाहिए, पूर्व चेतावनी के लिए तकनीक होना चाहिए। शहरी नियोजन क्या है, स्पंज सिटी होना चाहिए, अवधारणा अपनाना, पानी सोखने वाली शहर बनाना। बीमा, आपदा जोखिम बीमा को बढ़ावा देना। अब उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है, स्थापना 2005 में, अधिसूचना 2011 में, पूरी तरह से कार्यरत है। मुख्यालय पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ में है। अब यूपी का मुख्यालय लखनऊ में ही होगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री सी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उप अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, वर्तमान में जनरल योगेंद्र डिमरी। ये पूछ सकता है आपसे कि उप अध्यक्ष कौन है, तो ले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी है, 2024 तक स्थिति में है। यूपी सरकार की पहल क्या है, राहत ऐप चेतावनी और राहत ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड, मतलब चेतावनी और राहत ट्रैकिंग के लिए राहत ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक। आपदा मित्र सीएम क्या है, बाढ़ प्रभावित जिलों में सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ क्या है, तो स्थापना डीएम अधिनियम 2005 के धारा 44 के अंतर्गत हुआ है, हम लोग देख चुके हैं ऊपर। प्राकृतिक क्या है, विशिष्ट आपदा प्रतिक्रिया के लिए विशेष बल है। संरचना क्या है, वर्तमान में सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल से लेकर 16 बटालियन है। प्रमुख एनडीआरएफ के माध्यम से डीजी हैं। भूमिका क्या है, प्राकृतिक और मानव जन्य आपदा, रासायनिक, जैविक, हिडियोलॉजिकल, परमाणु, सीवीआरएन के दौरान विशेष प्रतिक्रिया। वर्तमान में एनडीआरएफ के कुल 16 बटालियन काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग का पूरा कंप्लीट होता है आपदा प्रबंधन। पर्यावरण हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपने चैनल पे। अब हम लोगों को आज कंप्लीटली आपदा प्रबंधन और पर्यावरण या पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन कंप्लीटली खत्म होता है। जो भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे, आपके लिए काफ़ी अच्छा ये क्लास साबित होगा, रामबाण क्लास साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। 10 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है तो ये क्लास जरूर देखें। 3-4 घंटे का समय निकाल लेंगे, सब आपका वीडियो कवर हो जाएगा, जिससे आप अच्छा स्कोर, अगर 10 नंबर का पूछ रहा है तो आप अगर पूरा पढ़ लेते तो 10 में 10 कर लेंगे, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं पूरा या नंबर देख रहे हैं तो अभी 6-7-8 कर लेंगे। एक बार निगाह से गुजर जाएगा तो सवालें हो जाती हैं। तो आपका भाई फिर आपसे एक बार कहता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे आप लोगों ने सब्सक्राइब अच्छी मात्रा में किया, जो कि आप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, अगर 100 सब्सक्राइबर पार होते हैं 2 दिन में, तो मैं इसकी पूरी पीडीएफ आप लोगों को चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा। लेकिन उसके लिए 100 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग 100 सब्सक्राइबर पूरे कराइए और आप लोग इसका पीडीएफ ले लीजिए मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद।